नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा की बदलती राजनीति, इस पर हमेशा लोगों की निगाहें रहती है और लोग हर उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से देखना चाहते हैं और अध्ययन करना चाहते हैं। सवाल सिर्फ लोकसभा चुनाव का नहीं है, सवाल है दरभंगा के विकास का, सवाल है दरभंगा में आ रही लगातार नई उपलब्धियों का। छठ के बाद दरभंगा की राजनीति गरमाने लगी है और सभी की निगाहें अमित शाह और नीतीश कुमार के फॉर्मूले 17-17 पर टिक गई है। अब यह मानने लगा है कि अब यहां से जदयू के संजय झा ही उम्मीदवार होंगे। संजय झा की भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी कार्यक्रमों में संजय झा की उपस्थिति ये बताती है कि निश्चित तौर पर दरभंगा से संजय झा को टिकट मिलना लगभग तय हो गया है। ये बातें अब भारतीय जनता पार्टी भी मान चुकी है। लेकिन राजनीति वायु सेना के इस कार्यक्रम को लेकर है, जहां करतब दिखाते ये हेलीकॉप्टर लोगों को उत्साहित करने के लिए है कि वो भारतीय वायुसेना में शामिल हों। तो कई हवाई यात्रा को लेकर के राजनीति की जा रही है। सवाल सिर्फ यह है कि हवाई यात्रा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की देन है, जिसे हर क्षण संजय झा के द्वारा दिल्ली और पटना में लगातार दबाव देकर इस कार्य की पहल को तेज करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पूर्णिया और दरभंगा के बीच एक साथ उड़ान में शामिल किया गया था। लेकिन पूर्णिया अभी काफी पीछे है, दरभंगा काफी आगे। 68 करोड़ रुपए की राशि से बन रहा है। लेकिन सवाल राजनीति से जुड़ा है। आइए आपको दिखलाते हैं क्या कहते हैं संजय झा। और श्रेय भले किसी को मिले, लेकिन सवाल यह है कि विकास हमेशा जनता के लिए होता है। हमारे साथ जो जनता दल यूनाइटेड के महासचिव और दरभंगा में खासकर लगातार कार्य कर रहे संजय झा हैं। कई अहम सवाल आज हमारे मन में भी है, जो जनता का सवाल है, जो हम पूछना चाहेंगे। संजय जी, आप कभी भी यहाँ के प्रतिनिधि नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपके जो दरभंगा या मिथिलांचल के प्रति जो विकास के कार्य की जो रूपरेखा आपने कंसेप्ट तैयार किया, वो आखिर क्यों इस तरह का? क्योंकि मैं यहीं जब मैं एमएलसी बना 2006 में, तो मैं यहाँ का एमएलसी नहीं था। मैं राज्यपाल के कोटे से एमएलसी बना था। डायरेक्ट मेरी कोई जवाबदेही नहीं थी। और इस क्षेत्र में उस समय एनडीए के 2 ही विधायक थे, संजय सरावगी जी और अशोक यादव। अशोक यादव जी मधुबनी पार्लियामेंट क्षेत्र में पढ़ते थे, संजय जी शहर के विधायक थे और 5 जगह विपक्ष के ही विधायक थे। 15 साल के बाद शासन बदला था, तो मैं जब गया तो लोगों को ट्रस्ट डेवलप धीरे धीरे शुरू हुआ। और उस समय जो काम करना शुरू किया, तो बस लोगों के बीच में काम करता रह गया। ये बात सही है कि मैं आज तक यहाँ का इलेक्टेड जनप्रतिनिधि नहीं रहा, लेकिन परेशानी भी कुछ लोगों को कि मैं क्यों काम करता हूँ। काम अगर मुझे लगता है कि अपने कर्म क्षेत्र में ही, अपने घर में ही नहीं कोई काम करेगा, उनको जो समझ में आता है उतना काम मैं लोगों के बीच में करता रहता हूँ। हालांकि पिछली लोकसभा में 1,04,000-5,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इन पर विश्वास कर सिर्फ मत दिया। हालांकि निराश उस समय चुनाव के परिणाम के बाद ये नहीं हुए, वो 1,05,000 लोग भी निराश थे, जिन्होंने कई उपलब्धियों को देखा है संजय झा का। तो आखिर वैसे जो लोग थे, आप निराश थे, फिर भी आपने, जबकि हारे हुए बहुत से जनप्रतिनिधि हैं जो सो जाते हैं, लेकिन आपने उसके बाद भी प्रयास निरंतर यहाँ के लिए किया है। वो साधारण चुनाव नहीं था। शायद देश में हम लोगों को नहीं पता कि 77 का चुनाव कैसा हुआ था। लोग बोलते हैं कि एक तूफान था, या इंदिरा गांधी के हत्या के बाद 84 का चुनाव हुआ होगा। ऐसा चुनाव देश नहीं देखा था। दरभंगा में तो तब भी बीजेपी का एक बहुत बड़ा बेस है। उस चुनाव में लोग नरेंद्र मोदी के लिए वो वोट देने के लिए निकले थे। वो सामने नहीं देख रहे थे कि कौन प्रत्याशी है। झंझारपुर में जो एमपी हैं अभी, उनका आधा जो बूथ है, अगर 1400 बूथ है, 700 बूथ पे एजेंट नहीं था। अब पब्लिक तय कर लिया वोट देना है, जा करके दे आया, तो घरे बैठे रह गए 1 महीना और एमपी हो गए वहाँ पर। तो इसलिए वो चुनाव का जो स्थिति थी, आप सही बोल रहे हैं, उस वैसे चुनाव में जहां हर हर मोदी या घर घर मोदी यही नहीं चल रहा था। कोई देख रहा था कि सामने क्या है। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी के नाम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट दिए। तब भी 1 लाख से ऊपर लोग वोट दिए। वो छोटा मोटा चीज नहीं था। या चुनाव में हम लोग खड़े रह गए, ये भी साधारण बात नहीं था, क्योंकि जो पक्ष में थे मोदी जी को दिए, आज जो विपक्ष में थे मोदी जी के, वो फातमी साहब को जाकर वोट दिए। हम लोग तो सैंडविच हो गए थे बीच में, तब भी 1 लाख से ऊपर वोट मिला या इतने लोगों का आशीर्वाद मिला। ये लाइफ में कभी
राजनीति में क्या होगा, मैं क्या बनूंगा नहीं बनूंगा, वो तो जनता के आशीर्वाद से होगा, लेकिन वो चुनाव न भूलने वाला चुनाव है। उस विपरीत परिस्थिति में इतने लोग खड़े रह गए, ये साधारण वो हिम्मत दिया, और उसके बाद भी चुनाव हारने के बाद, बुरी तरह हारने के बाद भी मैं लोगों के बीच में जो संभव हो पाया काम करता रहा। संजय जी, एक बहुत बड़ी बात है और लोग पूछ भी रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है आपको लोकसभा का टिकट मिले, और जब आप क्षेत्र में जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद के द्वारा किए गए कार्यों के विषय में आपसे सवाल पूछेंगे कि आखिर एनडीए ने क्या किया इस क्षेत्र के लिए, क्या जवाब देंगे आप? नहीं, मैं किसी इंडिविजुअल का तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन एनडीए का काम, एनडीए में नीतीश कुमार भी है ना, और नरेंद्र मोदी भी है। दो उपलब्धि और ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ कोई हमको नहीं क्रेडिट चाहिए। अगर एयरपोर्ट बन रहा है तो भारत सरकार ने 2016 के बाद उड़ान स्कीम में योजना बनाया, स्कीम ही बनाया, उससे पहले स्कीम ही नहीं था, और नीतीश कुमार जी ने तय किया कि दरभंगा में एयरपोर्ट बनना है, और दरभंगा और पूर्णिया 2 जगह एयरपोर्ट बनने का फैसला बिहार सरकार लिया, लैंड एक्वायर करके बिहार सरकार को देना। तो क्रेडिट नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को जाता है इस एयरपोर्ट के लिए, ये क्रेडिट कांग्रेस और आरजेडी को नहीं जा सकता है। और एयरपोर्ट सारा टेंडर हो गया, तो कैसे सारा टेंडर हो गया, सारा काम कैसे प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री का सचिवालय भी जो है वो फॉलो अप करता है सारा चीज को, और जल्दी ही वहाँ काम शुरू हो जाएगा। और दूसरा है एम्स। अब ये कोई कल्पना कर सकता था कि दरभंगा में इतना बड़ा योजना एम्स का बनेगा? तो एम्स जो दूसरा सैंक्शन हुआ 15-16 के बजट में, और बिहार सरकार को तय करना था कि एम्स कहाँ बनाएंगे, और बिहार सरकार ने तय किया, वो प्रक्रिया में है और जल्दी ही कैबिनेट से पास होकर प्रस्ताव चला जाएगा केंद्र को कि डीएमसीएच को अपग्रेड करके एम्स बनाए। अब आप कल्पना कीजिए, आप भी पत्रकार हैं, आप बहुत दिन से कवर कर रहे हैं दरभंगा। एयरपोर्ट और एम्स बनने के बाद इस बिहार में पटना के आसपास बराबर, तो मैं नहीं कह सकता हूं आसपास कोई शहर आएगा तो दरभंगा आ जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? मैं तो देख रहा हूं कि अगर एयरपोर्ट बनने के बाद शायद पटना से ज्यादा ट्रैफिक दरभंगा एयरपोर्ट को मिलेगा, इतने लोग ट्रैवल करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये 2 योजना जो है, ये एनडीए सरकार की योजना है, एनडीए सरकार की योजना है भाई, कि इसमें भी कोई कंफ्यूजन है? तो एनडीए सरकार की कोई योजना, ये 2 चीज दरभंगा के परिदृश्य को बदल देगी। तो क्या लगता है कि अभी जिन्होंने इसका श्रेय लेने के लिए आगे की होड़ लगा दी है, क्या लगता है कि लोग इसको किस रूप में ले रहे हैं? क्योंकि हम बता दें, जब भी एयरपोर्ट की बात चली है या एम्स की बात, जब तक डेली अगर फॉलोअप नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर जैसे कि हम जानते हैं कि पूर्णिया और दरभंगा 2 था, पूर्णिया में अभी तक पेपर भी तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन इसका प्रोसेस प्रारंभ हो गया है, जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, और फिर अभी जो स्थिति है वो क्या स्थिति है अभी, और कब तक आ सकती? क्योंकि ये चुनाव में हर लोग पूछते हैं, संजय जी आपका क्या होगा एयरपोर्ट? एयरपोर्ट का सारा टेंडर हो चुका है। अगर अखबार में विज्ञापन निकाल के टेंडर हो रहा है तो सरकार का पैसा खर्चा हो रहा है ना, तो ऐसे ही टेंडर कर रहा है सरकार, सैंक्शन नहीं हुआ है तो ये तो कल्पना के बाहर की बात है। तो टेंडर हो गया, वर्क अलॉट हो गया कॉन्ट्रैक्टर को, अब यहाँ पर काम शुरू हो रहा है। तो ऑब्वियसली कोई काम शुरू करता है तो मोबिलाइज करता है ना मटेरियल, एयरफोर्स के बेस के अंदर जाकर के सारा काम होना है। तो मेरे ख्याल से इसी मंथ के एंड में या दिसंबर के शुरू में काम शुरू हो जाएगा। 8 महीने का काम है, तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि मई जून तक काम कंप्लीट हो गया। और एक बार काम कंप्लीट हो गया, 2 ही मेन तो काम होना है कि रनवे का स्ट्रेंथनिंग होना है, जो बड़ा एयरक्राफ्ट लैंड कर सके, और दूसरा जो टर्मिनल बिल्डिंग बनना, जो पोटा कैबिन का बनेगा, जहाँ लोग टिकट कटाएंगे, वेट करेंगे, ये करेंगे, और जो कहीं रोड या गाड़ी का पार्किंग, ये सारा काम, और सब चीज़ तो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 6, 7, 8 महीने में तैयार हो जाएगा। 2019 में दरभंगा से हवाई सेवा शुरू होगी। मैं मंथ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कल फिर आप कहिएगा कि आप बोले थे या नहीं हो। ये हो सकता है कि जून हो सकता है कि मई हो सकता है कि जुलाई हो, लेकिन इसी समय शुरू। लेकिन एक उपलब्धि के लिए अभी हेलीकॉप्टर का कर्तव्यबाजी दिखाया जा रहा है, सबको पास बांटे जा रहे हैं। एक जो यहाँ के सांसद हैं वो लगातार दे रहे हैं।
क्या लोगों में प्रतिक्रिया है कि आखिर क्या हो रहा है? एक आदमी मेहनत कर रहा है, एक आदमी उसके लिए कार्य कर रहा है और एक आदमी वहाँ का सर्वेक्षण कर रहा है, रनवे का सर्वेक्षण कर रहा है वहाँ के, तो ये क्या हो रहा है आखिर? मैं इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। हम लोग जो कर रहे हैं और वो लोगों के बीच में है और ये पब्लिक डिसाइड करेगी इस चीज़ को। और मैंने बताया आपको कि ये डिसाइड बिहार सरकार ने और नीतीश कुमार ने किया कि दरभंगा में एयरपोर्ट बनेगा और दरभंगा में एम्स बनेगा। योजना नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में दी। विपक्ष के पास सिर्फ एक मुद्दा है जिसे संजय जी ने भी गंभीरता से लिया और हमने बात भी की थी इससे पहले भी। सवाल है कि शौचालय और हर घर जल का नल, जो कि मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना जो कि जन जन तक पहुंचाने की बात थी और लोगों में आशा की किरण जगी थी कि आखिर ये होगा, लेकिन इसमें जो कोताही हुई है उसे लेकर के विपक्ष ने मुद्दा है और ये चुनाव में विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर के मैदान में रहेगी। मुझे नहीं लगता है। देखिए, कोई योजना आप शुरू करते हैं, 7 निश्चय में एक निश्चय था आपको पानी का, घर घर जल पहुंचा। अब मुख्यमंत्री का सोच तो बहुत अच्छा है कि जो पानी पटना में मैं पीता हूं वही पानी गांव के लोगों को टंकी से। थोड़ा हम लोगों को भी ईमानदार होना पड़ेगा। जो लोग ये काम करते हैं किसके लिए काम हो रहा है? ये कोई कल्पना करता था क्या चापाकल के पानी से दरभंगा में ऐसे 20 गाँव हैं जहाँ लोग कैंसर के शिकार हैं, तो नीचे का पानी मिलेगा, वही टैप वाटर जो पटना में लोग पीता है वही गांव में मिल जाए, ये कभी कोई कल्पना करता था? अब वो कोशिश सरकार कर रही है। कमी जरूर है, लेकिन मुझे लगता है वो रेक्टिफाई आगे आने वाले समय में होगा। शौचालय, मुझे लगता है कि अगर सबसे बड़ा कोई योजना है, बाहर में ओपन डिफिकेशन जो कहते हैं वो जब तक खत्म नहीं होगा, ये बीमारी का जड़ है। अब मैं कैसे समझाऊं? उसी आप जाते हैं बाहर, उसी पे मक्खी बैठती है, वही आपके खाने पे बैठती है। अब लोग का सालों साल से एक हैबिट रहा है, शौचालय बन भी गया है तब भी लगता है कि ओपन में जाए, यूज नहीं करता है। ये नहीं समझता है खुद भी बीमार पड़ रहा है और कितने लोगों को बीमार कर रहा है। तो बिहेवियर चेंज भी होना चाहिए उसके साथ साथ। ये सब सरकार पर थोप दीजिएगा तो सरकार तो अच्छा योजना नीतीश कुमार बना के लाएंगे, कोशिश करेंगे, और नीचे में हम ही लोग बेईमान हो जाएंगे। तो पटना से कितना नीतीश कुमार कर लेंगे? समाज को भी, मेरा पर्सनली मानना है, समाज को भी प्रोएक्टिव होना चाहिए। सारा क्वेश्चन केवल सरकार से, सरकार तो योजना बनाई, कोशिश कर रही है काम करने का, थोड़ा जागरूकता समाज में भी आएगा इस सब के प्रति, स्वच्छता के प्रति, शौचालय के प्रति, साफ पानी के प्रति। अगर बिजली घर घर दे दिए ना भाई, कोई कल्पना करता था क्या? इस दीपावली में मैं जो देखा हूं या छठ में, ऐसा घर जो फूस का है कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लालटेन युग का अंत हुआ कि नहीं हुआ? हो गया लालटेन युग का अंत। बिहार से लालटेन युग का अंत हो चुका है। अब लालटेन लेके जो घूमते रहे, अब तो बिजली आ गया। अब लालटेन लेके क्या करना है यहाँ पर? अब 24 घंटा बिजली है। अब 2019 में नीतीश कुमार की सरकार ने घोषणा किया है कि हम दूसरा फीडर देके पूरा एग्रीकल्चर में बिजली से पानी देंगे, आपको पंपिंग सेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कल्पना कर रहे हैं सब कितना बड़ा जमीन पर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज जो होगा। ये सिर्फ भाषण में तो नहीं दे रहा। विपक्ष घेरेगी तो बिजली पर नहीं घेरेगी विपक्ष। कितना देर बिजली बिहार सरकार दे रही है और क्या परिवर्तन जमीन पे आया है इस सारी चीज से। जब बड़ा बड़ा योजना लेते हैं तो उसमें कुछ समस्याएं आती है। पूरा राम राज्य हो गया ऐसा कोई नहीं कर सकता। हम ही आप में 2 गड़बड़ निकलता है, 2 सही निकलता है। लेकिन लार्जर व्यू लीजिएगा तो सरकार, अगर ये 7 निश्चय जमीन पे उतर गया तो मुझे लगता है कि गांव भी स्वर्ग हो जाएगा रहने के। लोगों के बीच ये प्रतिक्रिया है कि आखिर लालटेन युग का अंत हो गया था, लेकिन जदयू ने ही एक बार फिर से लालटेन युग की शुरुआत कर दी और उनमें जान फूंक दी। नहीं, देखिए, अगर उस समय चुनाव लड़ने गए, जो भी परिस्थिति हुई सामने में है, और जब लगा मुख्यमंत्री को कि नहीं भाई इनके साथ नहीं चल सकते, या हमारा काम करने का तरीका इनके काम करने का तरीका अलग है। 178 एमएलए के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, आज 130 के होंगे, या विपक्ष का एक फेस भी बने हुए थे। तो बिहार के इंटरेस्ट में वो रहने के लिए मुख्यमंत्री रहते, उनके कुर्सी पर तो कोई खतरा नहीं था। 2020 नवंबर तक ज्यादा ही मेजोरिटी वाले मुख्यमंत्री रहते, एक फेस भी रहते। तो कहा है अपना नेशनल एम्बिशन को खत्म कर लिया। किसके लिए खत्म किया?
अगर मुख्यमंत्री तो 13-14 साल से है, अगर अपना राष्ट्रीय अगर कोई एम्बिशन उनके दिमाग में होता, एक फेस तो लोग बोलता ही था ना कि नरेंद्र मोदी के सामने एक फेस है। अगर उनका डायरेक्ट स्वार्थ रहता तो नहीं तोड़ते। सरकार तो बढ़िया से चल ही रहा था, बढ़िया मतलब बढ़िया से तो नहीं चल रहा था, माने सरकार को सपोर्ट तो पूरा था। उनके कुर्सी पर तो 2020 तक कोई चैलेंज नहीं था भाई। उनको लगा कि अगर हम कंटिन्यू कर गए ये लोग तो बिहार को जितना हम 10 साल में किए हैं 21 साल में वापस पहुंचा देगा जहां से हम शुरू किए थे, इसलिए फैसला लिया। तो अंतिम सवाल यह है कि अब संजय झा एक ऐसे व्यक्तित्व कहे जाते हैं जिन्होंने जब जदयू को भाजपा की तरफ जोड़ा। पहला स्टेटमेंट अगर आया था उस समय जब राजद और जदयू के बीच संकट था, तो पहला स्टेटमेंट आया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद ही कयास लगाने जा रहे थे कि अब जदयू भाजपा की तरफ मुड़ेगी। गठबंधन की राजनीति बहुत अहम है और दरभंगा में बता दें कि लगातार बार बार गठबंधन पर कई चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किए। कई चेहरे आए, कई चेहरे गए, कई खामोश हो गए, कई अभी भी दावे कर रहे हैं कि सीट भारतीय जनता पार्टी का दरभंगा है। लेकिन गठबंधन की आखिर राजनीति क्या होती है? क्या होती है गठबंधन? नहीं भाई, दो बात है। एक तो 1 साल से ज़्यादा से सरकार चल रही है एनडीए का, तो आप भी देख रहे हैं कहीं कोई मरमरिंग दिखाई पड़ता है? सुकून है पूरे प्रदेश में, लोगों को लगता है कि नहीं यही रहना चाहिए। कहीं से कोई इतना भी तो सरकार चलाने में एकदम परफेक्ट सरकार चल रही है। जहाँ तक चुनाव लड़ने और गठबंधन की बात है वो तो ऑलरेडी अनाउंस हो गया कि 50-50 पे जदयू और बीजेपी लड़ेगा। कौन किस सीट पे लड़ेगा वो ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं। जितना मैं समझता हूँ वो करेक्ट ही समझता हूँ। 40 सीट एनडीए को जीतना है। टारगेट ये है 19 में अगर सरकार बनाना है केंद्र में एनडीए को, तो मेरे ख्याल से सक्षम है जेडीयू, लोजपा और बीजेपी के लोग कौन किस सीट पे लड़ेगा। एक बार ये तय हो जाएगा, जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है तो स्वाभाविक है दरभंगा कमिश्नरी हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। अब किस सीट पे लड़ेगी वो तो तय होगा और हमारे पार्टी में नीतीश कुमार तय करेंगे किसको लड़ना। यानी 17-17 के फॉर्मूले के बाद जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता और नेताओं में एक उत्साह की लहर विगत कुछ दिनों से देखी जा रही है। अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि 17-17 के फॉर्मूला में दरभंगा सीट भाजपा की नहीं बल्कि जदयू अलायंस की होगी। यानी कि एनडीए में भाजपा भी हैं, जदयू भी हैं, लोजपा भी हैं और सबों ने अब लगभग ये बात स्वीकार कर लिया है कि जदयू सीट निश्चित तौर पर संजय झा के, यानी कि अगर यहाँ पर एमपी की उम्मीदवारी की बात होगी तो उसमें संजय झा का नाम सबसे पहला होगा। क्योंकि ये बात जब नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच बैठक हो रही थी और उस समय संजय झा यहाँ पर राज्य कार्यकारिणी की यहाँ एक बैठक थी कार्यकर्ताओं की, उसमें नहीं शामिल हुए। उसी समय सबों ने कयास लगा लिया कि ये बात तय हो गया कि अभी तो खुद खोलिए, कुछ राज खोलिए, कुछ ये जरूर है कि एनडीए को जो ऊपर में नेता होता है ना, अभी उसका स्टेक बड़ा है कि 2019 में सरकार भी बनाना है, 2019 के बाद 2020 भी, वो भी एनडीए को जीतना है। तो जो भी तय होगा यूनिबिलिटी फैक्टर रहता है, आप भी जानते हैं। पार्टी देखता है कि कौन कैंडिडेट लड़ेगा। अगर जदयू बीजेपी में सीट भी बढ़ जाएगा तो आपस में एक तालमेल होगा ना कि समीकरण ठीक से बैठे कौन कहाँ लड़ेगा नहीं लड़ेगा, वो समय आने पर बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। जहाँ तक दरभंगा की बात है, ये सच है कि दरभंगा में मैं काम करता रहा हूँ, लेकिन क्या होगा वो नेतृत्व तय करेगा। तो संजय झा हमारे साथ हैं और हम बता दें जब भारत की टीम मैदान में उतरी है तो सामने पूरा विपक्ष खाली है। यानी अब ये संशय लगा जा रहा है कि यहाँ से कीर्ति आजाद लड़ेंगे, विपक्ष में फातमी लड़ेंगे। ये पिच तैयार करके बैठे हैं और सामने देख रहे हैं कि सामने से आने वाला कौन नेता है जो इनके समक्ष खड़ा हो सके। हालांकि शहर में चर्चा है कि अगर कीर्ति आजाद जो यूपीए से होंगे तो संजय झा की जीत आसान होगी। धन्यवाद।